नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी बच्चों का इस प्यारी सी क्लास में, इस प्यारे से चैनल डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, आज आप सभी फिर से मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे यानी शशांक सर के साथ देख रहे हैं सीडीपी की एक प्रीवियस ईयर की बहुत ही बेहतरीन सी क्लास। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो क्लास अभी जो चलने वाली है, सबसे पहले पेन सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये जो क्लास जो आज हम आपको पूरा कराने वाले हैं, ये सितंबर माह में, ये सितंबर के महीने में 2016 में जो सीटेट का पेपर आयोग ने लिया हुआ था वही है। और आप बाल विकास तो देखेंगे, बाल विकास एवं यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी तो देखेंगे ही, और साथ का साथ आप एक और वीडियो हिंदी की भी आज ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहले बच्चे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप मुझे जानते हैं, मुझसे परिचित हैं और इस चैनल से भी बहुत ज़्यादा परिचित हैं। जितने भी नए लोग इस चैनल पर विजिट करने आए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन रहेगा। और हम चाहते हैं कि आप सभी इस कंटेंट को पढ़ें। मेरा हमेशा से एक मेरी थ्योरी रहती है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहता है। आप मेरे से पूछेंगे सर सफल होने का राज क्या है या सफलता कैसे पाई जाए, तो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के पहले आप उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न को जरूर देखें, या जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस यानी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आते हैं उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं 70% पेपर वहां से टकराता है। जहां तक मेरा अनुभव है, किसी भी टाइप का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इतना तो आना लाजमी होता ही है। तो मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करता हूं, अपनी ऑफलाइन में और ऑनलाइन बैचेस एज वेल एज दोनों में मैं यही रिकमेंड करता हूं। तो उसी का मद्देनजर रखते हुए मैं धीरे धीरे करके आपको पेपर के पहले सारे के सारे प्रैक्टिस, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सबको मैं ख़त्म कर दूंगा। और चलाते हैं आगे की क्लास को और शुरू करते हैं। बाल विकास CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये है सितंबर 2016 का पेपर है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सभी लोग आराम से देखें और एंजॉय करें और अपने नॉलेज पर थोड़ा सा इन्हेंस करें, वृद्धि करें एक बहुत ही अच्छे वे पे। चलिए देखिए, आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? संप्रत्यात्मक विकास का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। मतलब जो बच्चे हैं वो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो, वो किसी चीज को पढ़ें तो उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बना सके। कॉन्सेप्ट के पहले बच्चे मतलब होता है कि अपने दिमाग में एक सोच बना सकें। जैसे कि मान लीजिए आप A+B का होल स्क्वायर, मैं बार बार इस एग्जाम्पल के देता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को लेकर के, इस सूत्र को लेकर मेरे दिमाग में संप्रत्यय बना हुआ है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। याद रखिएगा, पढ़ाई करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है, किसी भी चीज के बारे में आप जाने तो पूरा का पूरा जाने और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तो आपको हमेशा वो जो पढ़ाई है, वो जो आपने सीखा है, वो हमेशा आपके काम आता रहेगा। आधी अधूरी जानकारी, कम जानकारी खतरनाक होती है। तो हम बात करते हैं, तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से बताना। अगर किसी को संप्रत्यय विकास करना यानी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट करना है तो क्या होना, कौन सी विधि सबसे बढ़िया है? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। थोड़ी ठीक बात है। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक विकास ना हो तब तक दंड देते रहना नकारात्मक बात आई। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, ये गलत हो जाएगा। दंड तो देना ही नहीं है, दंडित तो करना ही नहीं है, अनुशासन तो करना ही नहीं है। ये काम आप करेंगे तो आप गलत करेंगे, वहां से उसको कर दो गलत। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को आपने अपने आप समझा जा सकता है, गलत बात है। देखिए, अपने आप कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बच्चा चीजों को नहीं समझ सकता है। उसको अध्यापक की जरूरत होती है, उसको टीचर की जरूरत जरूर होती है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये भी गलत है। याद करने, फिर वही बात है, रोट लर्निंग पर जोर कतई नहीं देना है, आपको याद तो करवाना ही नहीं है। अब देखिए, ये वाला सही है और इसको सबसे, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना। किसी भी, आप खुद ही बताइए, अगर किसी भी आपको एक कॉन्सेप्ट को या एक फार्मूले को आपको हमेशा के लिए याद करना है, आपको तभी याद होता है जब उस कॉन्सेप्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं, बहुत सारे आपको उदाहरण देते हैं, बहुत सारे आप एग्जाम्पल लगाते हैं, तब आप उसको
अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, हमेशा के लिए अपना बना पाते हैं। बहुत से उदाहरण देना और तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहना। और तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए क्या है, जैसे कि हमने आपको कोई चीज पढ़ाई, हम आपसे ये भी तो कहते हैं कि भैया प्रश्न पूछते रहना बीच बीच में। क्यों कहते हैं? ताकि आपको हमने बहुत सारे उदाहरण भी दिए और आप जब उस पर तर्क भी तर्क करेंगे, जब आप उसमें रीजनिंग लगाएंगे, और जब रीजनिंग लगाएंगे और हम आपको रीजनिंग लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो जो आप सीखेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा। तो संप्रत्यय विकास के लिए भैया याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दिए जाने चाहिए और फिर वो जो कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करने या तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी कहना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे सुनिए। दूसरा नंबर, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे। जो प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो किस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे, ये नीचे आपको बताना है। तो पहला नंबर लिखा है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है। देखो पर ही यानी याद रखना, ये देखो चीज लिखी हुई है। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो लिखोगे वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली। देखो ओनली जो शब्द होता है या पर ही जो शब्द होता है ये थोड़ा सा नकारात्मक होता है। देखिए प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं तो आप उनको केवल लिखने पढ़ने और गणित का ज्ञान थोड़ी ना देते हैं, आप उनको नैतिकता संबंधी चीजें, मतलब आपको ऑल ओवर डेवलपमेंट करना होता है। आप एक डेवलपमेंट केवल ये नहीं कि एक डेवलपमेंट किया काम खत्म हो गया, गलत बात है, समझ रहे हैं आप ना। तो याद रखिएगा ऑल ओवर डेवलपमेंट पर फोकस करिए, ना कि एक प्रकार की डेवलपमेंट। तो एक ही है ओनली शब्द यहां पर हमेशा याद रखो। देखो यही टैग वर्ड होते हैं। आप सोचे हम टैग वर्ड पढ़ाएं तो यही चीजें टैग वर्ड ने पकड़ के चलो कि केवल मैंने बताया है, एक्सेप्ट बताया से ओनली अगर कहीं भी मिल जाए, पर ही ध्यान केंद्रित, ये तो है गलत। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, ये तो करना ही नहीं भैया। विद्यार्थी का सक्रिय सहभागिता बहुत जरूरी है। जहां पर विद्यार्थी निष्क्रिय है वहां पर अधिगम क्या टीचर करेगा, क्या सिखाना किसको है, बच्चे को। तो टीचर सारे अधिगम में क्या है, आगे होता है, तो यही तो गलत है, बच्चे को आगे करना है। अरे आपको तो आता ही आता है भाई, बच्चे को सिखाओ तो जाने। जहां उसकी सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण, ये बिल्कुल सही बात है। आपको प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को किस वातावरण में सिखाना है, याद रखिएगा। हमने आपको हमेशा यहां तक कि एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है कि अगर चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित, अगर चाइल्ड सेंटर्ड यानी अगर आप कहेंगे अगर बाल केंद्रित शिक्षा होगी, बालक को अगर केंद्र में रखा जाएगा, और अगर बालक को केंद्र में रखा जाना है तो बालक क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा महत्वपूर्ण। माने सबसे महत्वपूर्ण कौन है, आप कहेंगे बालक है। और उसके संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है, यानी जो प्राइमरी में बच्चा होता है बहुत ज्यादा वो जिज्ञासु होता है, बार बार प्रश्न पूछता है शिक्षक से। तो अगर उसके संवेग क्या होते हैं, अगर प्रश्न पूछ रहा है तो या तो उसकी जो प्रश्न पूछ रहा है या तो उसको प्रश्नों को बताया जाना चाहिए, अदरवाइज उसको अगर आपने दबा दिया तो फिर वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही है, और अनुभव करते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं पर सबसे बढ़िया सीखेंगे। जहां बच्चा लगा कि मेरे लिए ही सब कुछ हो रहा है वहां वो ज्यादा बढ़िया सीखेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखो लिखा हुआ है, चौथा भी पढ़ लो, एकाधिकारवादी, जिसको आप कहते हो डिक्टेटर, और डिक्टेटर कभी शिक्षक नहीं हो सकता, ये गलत बात है। जब भी कभी आपको सही ना पता हो तो कम से कम गलत को तो निकाल सकते हो। देखो निष्क्रिय, अगर विद्यार्थी कभी निष्क्रिय हो गया तो ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत होता है। ओनली जो शब्द है गलत होता है। हमेशा शिक्षक अगर एकाधिकारवादी या डिक्टेटर हो जाएगा वो भी गलत है। तो ये कुछ चीजें गलत हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कम से कम इनको गलत तो कर सकते हैं। आगे आ जाओ। ये प्यारे बच्चे क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं दूसरी बार फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो दिक्कत दे रही फाइल। ठीक, चलो खुल गया है वहीं से दोबारा। ये चीजें टेक्निकल चीजें हमेशा चलती रहेंगी, तो इसमें आपको पैनिक नहीं करना है। देखिए बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है।
मतलब बच्चा जो है एक खिड़की पर बैठा है और उसने देखा कि एक सामने कौवा उड़ रहा है और वो कौवे को देखकर कहता है कि ये क्या है, एक पक्षी है। उसको ये नहीं पता है कौवा है, चील है, क्या है, लेकिन एक पक्षी है। इससे बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? तो याद रखिएगा, इससे बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित नहीं। अगर उसकी स्मृति में भंडारित होता, उसकी स्मृति में होता, तो बच्चा कौवा कहता बल्कि पक्षी ना कहता, यानी पहले से कुछ नहीं है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को आप रोज बाहर लेकर के जाते हैं और उसको बताते हैं कि वो देखो जो उड़ रहा है पक्षी है, तो बच्चा कम से कम इतना जानने लगा है कि जो उड़ता है वो पक्षी होता है। ठीक, अब उसके सामने एरोप्लेन भी लाएंगे तब भी उसको पक्षी कहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का प्रत्यय कितना आप विकसित कर चुके हैं, आप उसको इतना बता चुके हैं कि जो उड़ता है वो पक्षी है। इसीलिए जैसे उसने उड़ती कोई चीज देखी तो कौवा ना कर उसने क्या कहा, पक्षी। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा, बच्चे का कोई अनुभव नहीं होता है। बच्चे कैसे होते हैं? अनुभवहीन होते हैं और कुछ उपकरणों को विकास कर लिया, ऐसा बच्चे नहीं करते हैं। तो केवल क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, केवल दूसरा सही है। ध्यान से समझते जाना। बच्चा अगर उसको पता होता कौवा तो कौवा कहता, लेकिन बच्चे को सिर्फ इतना पता चला है कि जो उड़ते हैं वो पक्षी होते हैं। इसलिए बच्चे में क्या हुआ है, पक्षी का प्रत्यय विकसित हुआ। इंग्लिश में पढ़ना चाहें, द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बर्ड, यानी वो केवल कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड यानी केवल पक्षी का प्रत्यय ही विकसित हुआ है, कौवा अभी वो नहीं जानता है और अनुभव बच्चे में होता नहीं है, तो गलत बात है। और पहले से स्मृतियां, अरे ऐसा नहीं होता, बच्चा क्या स्मृतियां लेकर के पैदा होता है कि यहीं आकर सबको धीरे धीरे करके सीखता है, तो ये गलत बात है। चौथे नंबर पर आ जाइए। चौथा नंबर लिखा हुआ है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। देखो, आंतरिक प्रेरणा देनी, अगर यहां समझना इंग्लिश में पढ़ो, व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू इनकरेज देम टू डू टास्क विद, क्या लिखा है, इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन, यानी आंतरिक, जिसको कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन, अब देखो अगर इंटरनल मोटिवेशन देना है तो ऐसा कोई भी कारक, जैसे कि ये देखो पहला ही देखो लिखा हुआ है, काम जल्दी पूरा करो तो एक टॉफी मिलेगी। मैंने आपको बताया था अब प्रेरणा पढ़ाते वक्त कि जब कोई बाहर से कोई चीज देता है, मैं तुमको साइकिल दिला दूंगा, मैं अगर आप जल्दी दूध पी लेते हैं तो हम आपको टॉफी दिलाएंगे, तो ये तो हो गई बाह्य प्रेरणा। तो बच्चा बाह्य अप्रेरित होगा, ना कि आंतरिक। ठीक, समझ गए, बाह्य प्रेरित है ये, तो ये तो भैया होएगा नहीं, क्योंकि उसको भीतरी प्रेरणा देनी है। इसे करने की कोशिश करो तो तुम सीख जाओगे, ये थोड़ा ठीक बात है। तीसरा नंबर, चलो इसे इसके करने के पहले समाप्त कर लो, ये गलत बात है। ऐसी कुछ बात अगर आप कहोगे तो ये तो फिर आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो ना कि पहले इसको समाप्त करो फिर दूसरा शुरू करो। नहीं, तुम उनके जैसे क्यों नहीं, और हमने कहा था तुलना कभी भी बच्चे की नहीं करनी है। तुम उनके जैसे क्यों नहीं हो सकते, कभी भी किसी बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना मत करिएगा, वरना गलत हो जाएगा। कभी भी दूसरे बच्चे से तुलना मत करो, जैसा है वो, क्योंकि प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेकर पैदा होता है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखो यही है, आपसे हम कहते हैं इसे करने की कोशिश करो, हम कहते हैं आप पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि इससे आप सीटेट पास हो जाओगे। समझ रहे हो? तो आपके अंदर एक आंतरिक प्रेरणा है कि अगर मुझे सीटेट पास करना है तो मुझे पढ़ना ही है, तो आपके अंदर से आ रहा है ना कि भैया मुझे पढ़ना चाहिए, तो वही कह रहा है इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। कोई बाहरी प्रेरक यहां पर नहीं काम कर रहा है, टीचर बस इतना कह रही है कि तुम सीख जाओगे। तो बच्चों को लगता है कि नहीं ठीक है, हम ये काम सीख जाएंगे तो हमको करना चाहिए। ये है आंतरिक अभिप्रेरणा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाते हैं, देखिए पांचवा नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, क्या लिखा हुआ है? पांचवा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से, फिर देखो वही बात, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, मतलब कौन सी प्रोत्साहना दे, कैसे उसको इनकरेज करे कि बच्चा क्या हो जाए, इंटरनली या इंटरनल क्या हो जाए, वो अभिप्रेरित हो जाए, यानी वो मोटिवेट हो जाए। ध्यान से सुनना, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में और उसमें निपुणता पाने में उसकी मदद करो। थोड़ा ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत शब्द लिखा हुआ है। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम जैसे ही आया, याद रखिएगा इनाम क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरक होता है, ना कि आंतरिक। उनमें चिंता और डर पैदा करके ये तो करने ही नहीं है, तो आप प्रेरित थोड़ा कर रहे हैं, आप उसको धमका रहे हैं, धमकाना थोड़ी है, प्रेरित करना है।
प्रयोगात्मक परीक्षा ये भी वाह उत्प्रेरक है, क्योंकि प्रयोगात्मक परीक्षा कराओगे तो उसमें कुछ इनाम होगा, कुछ प्राइज होगा, तो बच्चा उस प्राइज उस इनाम के लिए प्रयास करेगा। एक ही सही है, व्यक्तिगत लक्ष्य, क्या व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, यानी बच्चे के बारे में ये पता करे कि इसको क्या चाहिए, इसको नौकरी चाहिए, ये चाहता क्या है, तो उसके व्यक्तिगत लक्ष्य को निर्धारित करने में उसकी मदद करे। और जब उसका व्यक्तिगत लक्ष्य होगा तो वाह्य अभिप्रेरक से क्यों अप्रेरित होगा, वो तो आंतरिक अप्रेरक से अप्रेरित होगा ना, इसलिए ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे देखो लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लो, बाय सपोर्टिंग देम इन सिटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड दियर मास्टरी। जब इंडिविजुअल गोल हो जाएगा तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, और जब व्यक्तिगत है तभी तो आंतरिक आएगी। आगे आ जाइए, देखो छठवां नंबर आ जाओ, छठवां, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। कोई एक कक्षा है, उसमें एक प्रभावशाली टीचर है, कैसा है, प्रभावशाली टीचर। अब बताओ वो कैसे उत्प्रेरित कर रहा होगा, दंडात्मक उपायों, देखो दंड आ गया, जैसे पनिशमेंट है उसको पहले गलत कर दो, यही टैग वर्ड है। टैग वर्ड क्या है, कहीं भी दंड, प्रताड़ना, रटना, याद करना आदि चीजें गलत कर दो वहीं पर उसको। ऐसे काम करने के लिए जिन्हें परीक्षा के अंत में अच्छे अंक, याद रखना कभी भी पूरी सीडीपी पढ़ जाओ चाहे पूरी पेडागोजी पढ़ जाओ, कभी भी किसी भी विकास का तात्पर्य अच्छे अंक प्राप्त करना हो ही नहीं सकता, और ना ही कभी होता है, तो बिल्कुल गलत कर दो। सीखने के लिए जिसे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, बिल्कुल बेस्ट समझ लो है कि कोई अगर प्रभावशाली टीचर है तो वो क्या करेगा, ऐसी टीचिंग करेगा कि जिससे बच्चों में जिज्ञासा पैदा हो, जानने की इच्छा पैदा हो, और वे सीखने के लिए सीखना पसंद करें। यहां से पढ़ो, टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। वो अपने खुद के लिए लर्निंग क्या करना अपने करें, पसंद करें। और रट कर, देखो गलत हो गया, जैसे ही रोट आ जाए, रट कर, याद कर, वहीं से क्या हो गया, गलत हो गया। मेरे हिसाब से इतना एक्सप्लेनेशन बहुत होता है, ज्यादा हो रहा हो तो आप बता भी दीजिएगा। आगे आ जाइए, 7वें नंबर में देखिए, 7वां नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा, याद रखना प्रभावशाली विद्यालय, अभी प्रभावशाली टीचर की बात कर रहा था, प्रभावशाली विद्यालय की प्रतियोगितात्मक कक्षा। याद करना, जो प्रतियोगिता होता है ना, जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन कभी भी याद रखिएगा, कहते हैं कि शिक्षा में नहीं होना चाहिए, कंपटीशन जो है कभी भी शिक्षा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गोल एक निर्धारित करता है और बच्चे उस बाह्य प्रेरक के रूप में क्या करते हैं। तो विद्यालय ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा बस इनाम ही रखता रहता है तो बाकी बच्चे पीछे छूटते जाते हैं, नहीं। तुलनात्मक, मैंने कहा था कभी भी किसी भी बच्चे की तुलना किसी भी दूसरे बच्चे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ पैदा होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ में पैदा होता है। और शारीरिक दंड तो आप जानते हैं बिल्कुल नकारात्मक है, ये सही हो गया। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम यानी इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, सबसे प्रभावशाली जो विद्यालय है वो वही होगा जो प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देकर उसकी क्षमताओं अक्षमताओं को जान करके उस पर काम करना शुरू करेगा, उसको सिखाना चाहेगा। प्यारे बच्चे, वही सबसे अच्छा विद्यालय होगा। वही प्रभावशाली टीचर भी वही है जो बच्चे की विभिन्नताओं को जाने और उसके अनुसार पढ़ाई करवाए या पढ़ाए, वही क्या है, प्रभावशाली शिक्षक। और प्रभावशाली विद्यालय ये है जो ऐसे शिक्षकों को उपलब्ध कराए, बच्चों के लिए ऐसी चीजों को उपलब्ध कराए। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। 8वें नंबर पर आ जाइए। 8वां नंबर कहता है, विकास का सिरा पादाभिमुख, इसको कहते, इसे लिखा होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिरा पादोन्मुखी, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो। इसको कहते हैं सेफेलोकार्डल। क्या कहते हैं, सेफेलोकार्डल कहते हैं, सेफेलोकार्डल, यानी सिर से लेकर के आप कहेंगे पैर तक। देखो, सिरा माने सिर और पद माने पैर। भिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है इस विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो याद रखना, सिरा पादान्मुखी कहता है कि जो विकास है वो सर से पैर की ओर बढ़ता है। इसका हम आपको बताते हैं। आप खुद ही बताइए, जो छोटा बच्चा होता है पहले गर्दन उठाना सीखता है कि पहले चलना सीखता है? आप कहेंगे पहले गर्दन उठाना सीखता है।
फिर हाथ में चीजें पकड़ना शुरू सीखता है कि पहले चलना। तो याद रखिए कि सबसे पहले बच्चे के यहाँ पर आती है मजबूती, यानी गले की मांसपेशियों पर मजबूती आएगी, फिर उसकी यहाँ पर मजबूती आएगी, फिर हाथों में मजबूती जाएगी, फिर धीरे 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 नीचे की तरफ चलती है। तो सेफेलोकॉर्डल जो डेवलपमेंट होता है वो यही बताता है कि जो विकास की दिशा होती है वो हेड टू टो, यानी सर से लेकर के पैर की ओर चलती है। तो बड़ी सामान्य सी बात है, याद रखिएगा आप लोग। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ 9 नंबर में। देखो 9 नंबर जो है वो आपको बताता है, 9 नंबर में देखिए जरा गौर से, कहता है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि सबसे संवेदनशील जो समय होता है वो होता है शैशवा अवस्था। क्या होता है? शैशवा अवस्था, यानी 0 से लेकर के 2 साल तक। अब यहाँ पर शैशवा अवस्था तो कहीं लिखा नहीं है, लिखा है जन्म, पूर्व जन्म का समय है, तो बिल्कुल गलत बात है। वयस्कावस्था तो बिल्कुल गलत बात है, बच्चा 1 और 2। मध्य बचपन का समय नहीं, जितना आप प्रारंभ में इसको ला सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया तो होता है भाषा विकास के लिए ये, या आप कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड। क्या कह सकते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बचपन। कौन सा प्रारंभिक बचपन? तो यही लिखा, प्रारंभिक बचपन का समय। याद रखिएगा, जैसे ही बच्चा क्या करता है शैशवावस्था में 2 साल से जैसे ही ऊपर आता है तो बोलना सीखता है। जैसे अब देखो यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है, तो याद रखिएगा ये तो भाई होगा नहीं, तो अब क्या बचा हमारे पास में? तो ये हो इसको क्या माना जाता है? अर्ली चाइल्डहुड को माना जाता है कि 2 से लेकर के 6 साल तक। और इसी में बच्चा बोलना सीखता है, इसी में शब्द भंडार करता है। और कहते हैं जब बच्चा पहली क्लास में स्कूल जाता है तो 5000 शब्दों को लेकर अपने साथ जाता है। आपसे कहा जाए कि बच्चा जब फर्स्ट क्लास में भर्ती होता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ने जाता है, तो कितने शब्द अपने साथ लेता है? आप कहेंगे 5000 शब्दों को साथ लेकर के जाता है। और याद रखिएगा इस एज में बच्चे क्या करते हैं, आप जो जिन शब्दों का प्रयोग घर में करेंगे, आपका बच्चा भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग घर में करेगा। इसलिए ये सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस समय सभी लोगों को बहुत सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर गलत शब्दों का प्रयोग किया तो बच्चा 101% जरूरी है कि वो भी गलत शब्दों का प्रयोग करेगा। ऐसे घर जहां गाली गलौज का माहौल होता है, जहां गंदा माहौल होता है, बच्चे गंदगी बोलना सीख जाते हैं। और ऐसी जगह जहां बहुत अच्छा माहौल होता है, बच्चे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। याद रखिएगा। 10वें नंबर में आ जाओ। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, मतलब खेलने कूदने में बहुत आगे है। 6 साल की है, जितना उसको करना चाहिए उससे कहीं वो ज्यादा करती है। ठीक, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी, यानी आप समझ रहे हो कि भैया कहीं ना कहीं हेरेडिटी, यानी जो उसका जो आनुवंशिक जो जीन है ना, जो आनुवंशिकता है, वो भी कहां से है? तो आप कहेंगे अगर देखो मेरे माता पिता अगर एथलेटिक होते, मेरे माता पिता जैसे कि अगर टीचर हैं, तो आज हम भी पढ़ाने में काफी समर्थ हैं, और अगर ना होते तो हम भी समर्थ ना होते। तो कहीं ना कहीं जीन का प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता भी खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, और सप्ताह अंत मतलब सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी। याद रखना, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण। क्यों? एक तो पहली बात तो उसके जो माता पिता हैं वो खुद भी क्या हैं? तो माता और पिता भी क्या हैं? खिलाड़ी हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जीन से उसके अंदर खेल आया। फिर दूसरी बात है कि वो उसको रोज प्रशिक्षण के लिए क्या करते हैं? प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, यानी उसको उस माहौल वो वाला दे रखा है जिससे वो खेल सके। तो जो प्रशिक्षण के लिए भेजना वो तो हो गया पर्यावरण, और जो माता पिता खेलते हैं वो कहीं ना कहीं जीन। तो इसलिए उसके ये जो असाधारण क्षमता है ना उसके पास में, उसकी जो क्षमताएं हैं वो किसका परिणाम है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण का परिणाम है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखिए 11 नंबर। अगर हम 11 नंबर प्रश्न की बात करें, लिखा हुआ निम्न में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हैं? देखो समाजीकरण के हम आपको मुख्य वाहक और गौण वाहक। मुख्य वाहक कौन होते हैं? तो आप कहोगे परिवार, माता पिता। ठीक। और अगर गौण की बात की जाए या परिजन भी उसमें लिख सकते हैं, तो विद्यालय और भैया आस पड़ोस, यानी पड़ोसी गण। आस पड़ोस ये क्या होते हैं? ये गौण होते हैं। भाई मुख्य और गौण का मतलब समझो। मुख्य वाहक समाजीकरण के मुख्य वाहक होते हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है
तो सबसे ज्यादा अपने परिवार के बीच में, माता पिता के बीच में, अपने परिजनों के बीच में गुजारता है, तो सबसे ज्यादा चीजें वो उन्हीं की सीखता है। और जब बच्चा, गौण का मतलब है फिर बच्चा स्कूल जाता है, आस पड़ोस जाता है, तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब जाता है। तो मुख्य वाहक कौन से हैं सामाजिकरण के? परिवार। और गौण वाहक कौन से हैं? विद्यालय और आस पड़ोस। देखो परिवार इसमें भी लिखा है, गलत हो जाएगा, इसमें भी निकटतम परिवार गलत, परिवार गलत, ये देखो लिखा है विद्यालय एवं आस पड़ोस। भाई दोनों सही होने चाहिए ना, और के पहले वाला और के बाद वाला भी। तो गौण का मतलब होता है, चाहे इसको आप लिखो द्वितीयक, चाहे आप इसको लिखो गौण, मुख्य को चाहे लिखिए प्राथमिक, और चाहे लिखिए मुख्य। आई होप आपको समझ में। सामाजिकरण का मतलब होता है बच्चा सामाजिकता कैसे सीखेगा, किस माहौल में सीखेगा। तो सबसे पहले परिवार और अपने घर वालों से सीखता है, रिश्तेदारों से सीखता है, उसके बाद में वो विद्यालय और आस पड़ोस से सीखता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाइए। देखो 12वें नंबर पे प्यारे बच्चे लिखा हुआ है कि लेओ वाइगोस्की, ध्यान से सुनना, लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य कारण है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, संतुलन या सामाजिक अन्योन्य क्रिया। देखो एक बात समझ लो बहुत बढ़िया तरीके से, अगर आपसे कहा जाए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बेहिचक क्या बोलिए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो आप कहोगे ये थे वाइगोस्की साहब, वाइगोस्की साहब थे। अब इन्होंने सामाजिक दिया और संस्कृत दिया। इनका यह मानना था कि बच्चे का विकास सिर्फ तभी हो सकता है जब वो समाज में रह करके समाज के लोगों के साथ क्या करेगा, अन्योन्य क्रियाएं करेगा, यानी उनसे बातचीत करेगा। अन्योन्य का मतलब अन्य अन्य क्रियाएं, मतलब बहुत सारी क्रियाएं, बातचीत करेगा, उनके साथ बैठेगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा, सीखेगा, मतलब बहुत ज्यादा सीखता है। तो लेओ वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो केवल और केवल एक ही जगह हो सकता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। और जबकि जो प्याजे हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं, वो मानसिक प्रारूपों, स्कीमा, समायोजन, स्कीमा में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप कहेंगे लेओ वाइगोस्की की बात आई है, तो याद रखिएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्या आपको बात समझ में आई है? सोशल इंटरेक्शन। ठीक, अगले में आ जाओ 13 नंबर में। 13 नंबर आपका लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, 13 नंबर लिखा हुआ है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की, एक बच्चा है, ठीक, वो उत्तर दे रहा है, तो कहता है बताओ कोहल वर्ग के नैतिक, कोहल वर्ग में क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक, तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है कोहल वर्ग ने, कहता है कि उनके कई सारे सोपान हैं, मतलब कई सारे स्टेप्स हैं। तो कहता है किस स्टेप्स की विषय वस्तु के अंतर्गत, मतलब एक स्टेप है तो उसमें एक प्रकार की चीजें रखी गई हैं कि अगर बच्चा ऐसा व्यवहार करता है तो वो इस वाले स्टेप पे रखा जाएगा। तो कहता है बताओ कि वो किस स्टेप के अंतर्गत आएगा। बच्चे क्या कहता है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अब गर्व बताइए माता पिता किसके दबाव में आकर करेंगे, मतलब किसके लिए करेंगे? तो आप कहोगे क्योंकि माता पिता कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं, और अगर बच्चा उनका ईमानदार है तो उनका सामाजिक स्टेटस कैसा होगा, अच्छा होगा, तो माता पिता उस पर क्या करेंगे, गर्व करेंगे। इसी दबाव से बच्चे को ईमानदार रहना चाहिए, इसी दबाव से हमें ईमानदार रहना चाहिए। ये कहता है किसमें आता है, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं, क्योंकि ईमानदार वो अपने सेल्फ से रह रहा है ना, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहने के चक्कर में नहीं रह रहा है। कानून व्यवस्था और इसका ईमानदारी से कोई लेना, क्योंकि बच्चा कोई जुर्म तो करेगा नहीं, और कानून और व्यवस्था जुर्म वालों के लिए है कि बच्चे ने 10 रुपए चुरा लिए उसके लिए है, कि बच्चे ने खाना चुरा लिया उसके लिए नहीं। दंड आज्ञाकारिता ये भी गलत बात है, क्योंकि वो अगर अपने मन में ईमानदार नहीं है तो आप उसको दंड आज्ञाकारिता नहीं। हाँ ये सही बात है, सामाजिक आकुंचन अनुकूलन, यानी सामाजिक दबाव जो समाज से, जो उसका समाज में जो उसको रहने का जो इंटरेक्ट है उसके, वो उसको क्या करता है, अपने अनुकूलित बनाता है। समाज क्या चाहता है, ईमानदार हो, सत्यवादी हो, अच्छा बोले, प्रिय बोले। तो बच्चा इसी दबाव में तो कह रहा है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, क्योंकि समाज में यही सिखाया जाता है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक बहुत अच्छी प्रथा है। तो ये सामाजिक आकुंचन माने सामाजिक दबाव है ये, और उस दबाव को अपने अनुकूल बना रहा है, उस दबाव के अनुकूल बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार के सोपान में आएगा। बाकी ये 3 और भी सोपान है, तो ये ज्यादा आपको ध्यान नहीं देने हैं। देखो अगला 14 नंबर में आ जाइए।
14 नंबर क्या कहते हैं, कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक है। ईश्वरीय न्याय ऐसी कोई भी बात जीन पियाजे साहब ने नहीं की है। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन नहीं। पुनर्बलन का मतलब होता है कि कोई उसने काम किया और तुरंत उसको कुछ ना कुछ मिला, तो बच्चा लालच में काम करा, तो ऐसा नहीं, पियाजे ऐसे नहीं कहते हैं। पियाजे ने ये कहा, और वयस्क व्यवहार आलोचना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, पियाजे ने ये कहा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। पियाजे ने ही कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट, तो नन्हे वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक क्या करता है, खोजबीन करता है, खोज करता है, तो वही बात इन्होंने कही है। 15 नंबर पर आ जाइए। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा, ध्यान से सुनना, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा, स्कीमा जो शब्द होता है, स्कीमा क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। स्कीमा का मतलब होता है कि आपने किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में अपने दिमाग में एक धारणा बना रखी है, उसे कहते हैं स्कीमा। जैसे आपसे अगर पूछा जाए बताओ फोन कितना बड़ा होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि फोन ऐसे चारों तरफ होता है, इतना बड़ा होता है। लैपटॉप कैसा होता है, आपके दिमाग में तुरंत आएगा ऐसा होता है लैपटॉप। इसको कहते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की इमेज अपने दिमाग में ऑलरेडी बना के रखना, और जब उस व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए तो आपको तुरंत वो याद आ जाए, उसे कहते हैं स्कीमा। तो जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु तो नवीन जानकारी में संशोधन, माने जो आपको नई जानकारी है, ध्यान से सुनना, नवीन जानकारी जो है जब आप उसको क्या करेंगे, संशोधित करेंगे, तो याद रखिएगा उस संशोधन को कहा जाता है समायोजन। क्या होता है, तो आप उसको कहते हैं समावेशन। क्या कहते हो, समावेशन। फिर लिखा हुआ है और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन, यानी जो आपने नया जाना है ना, और जो आपको पहले से आता था, तो पुरानी योजनाओं में क्या कर रहे हैं आप, संशोधन कर रहे हैं, तो उनके संशोधन को कहा जाता है प्यारे बच्चे समायोजन। क्या कहते हैं, समायोजन। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में ज्यादा बढ़िया समझ में आता है। दूसरा नंबर बिल्कुल सही है, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो नई जानकारी आपके पास है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो तो उसको संशोधित करो दूसरे से पूछ के, और जो आपके पास पुराना आपने जो, जैसे आपके मन में मान लीजिए कि किसी भी जाति विशेष को लेकर के एक बड़ी गंदी इमेज बनी हुई थी, या किसी देश विशेष को लेकर बड़ी गंदी इमेज बनी हुई थी, लेकिन जब आपको बताया गया तो आपने कुछ नई जानकारी प्राप्त करी, उस पर सुधार किया। तो कुल मिला के ये समझो कि याद रखना हमेशा कि ऐसी जो योजनाएं होती हैं उनको कहते हैं समावेशन और समायोजन। याद रखना, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन इंग्लिश में ज्यादा याद रखो, हिंदी में एक टाइप की हो जाती हैं, तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन होता है, ठीक है। एडेप्टेशन नहीं होता, एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी को जैसा है वैसा उसको अनुकूलित कर लेना, ये सब चीजें बेकार हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, 16 नंबर देखो, 16 नंबर देखो, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। अब ध्यान रखो, देखो प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होता है वहां पर सबसे ज्यादा बल किस पे दिया जाता है, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा बल दिया जाता है लर्निंग बाई डूइंग पर, माने करके सीखने पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। लर्निंग बाई डूइंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। किस पर, तो आप कहेंगे जो प्रगतिशील जो कि क्या है, व्यवस्था में शिक्षक को ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना। देखो जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, याद रखना, उसमें लर्निंग बाय डूइंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, और सबसे ज्यादा खोज करने पर जोर दिया जाता है कि आपको चीजें दे दी जाएंगी, आप जाइए इनको तोड़िए फोड़िए जैसे भी करिए, हम मुझे आंसर चाहिए। देखो प्रगतिशील शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि शिक्षक कुछ खुद नहीं करता है, बल्कि विद्यार्थियों को करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि ये देखो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं और आप इनको करिए, करने के लिए दे देता है। तो आप देखो लिखा है समावेशन को हतोत्साहित, ये तो बिल्कुल है गलत है। आवृत्ति को बढ़ावा, बिल्कुल गलत बात है। नियामक यामक सब गलत बात है। देखो लिखा है रिस्ट्रिक्टिव, गलत लिखा है। खोज को प्रोत्साहित करना, खोज को प्रोत्साहित करना क्या है, आपका प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सबसे बढ़िया सा आपको अधिगम उपलब्ध कराना है। तो याद रखना, जब भी कभी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात आए तो या तो लर्निंग बाय डूइंग करिए, और या तो क्या करिए आप, खोज को, डिस्कवरी को बढ़ावा दे दीजिए, ठीक है। आगे देखिए,
17 नंबर कहता है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि, देखो क्षमता भाग्य है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी भी चक्कर में आप अगर भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो भैया आपका असफल होना तय है। कहता है कि क्षमता भाग्य नहीं है, क्षमता करने से आती है। ठीक, हर बच्चे में प्रत्येक 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। अरे स्कूल है, आप 24 घंटा स्कूल में तो बने नहीं रहेंगे, यानी आप 8 तरीके से नहीं सिखा सकते हैं। सिखाना कैसे है कि इंडिविजुअल को देखो कि उसमें सीखने की कैसी क्षमताएं हैं, वैसे ही सिखाओ। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, ऐसी ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। ठीक, देखो चूंकि ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि हार्वर्ड गार्डनर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हार्वर्ड गार्डनर ये थोड़ी ना कहा है केवल आईक्यू से ही निर्धारित थोड़ी ना करना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता क्या है, तो 1 नंबर सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए जाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। जो आपको विषय मिला है उसमें आप विकल्प रखिए कि आप इस तरीके से इसको पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और बहुबुद्धि माने अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने यही कहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में यही कहा है कि 8 प्रकार की जो बुद्धि होती हैं उनको समझो, फिर उनमें वैकल्पिक चीजें रखो कि जरूरी नहीं कि सब बच्चा मैथ ही पढ़े, सब बच्चा साइंस ही पढ़े। विकल्प रखो कि कुछ जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो आर्ट पढ़े, जिनको म्यूजिक में है वो म्यूजिक पढ़े। तो ऐसा एक विकल्प रखना चाहिए, ये हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 18 नंबर में आ जाओ। देखो 18 नंबर कहता है कि 5 साल की एक लड़की एक टी शर्ट को इस तरह 5 साल की एक लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। याद रखना, अपने आप से बात करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, खैर इसमें आएगा भी। जीन प्याजे ने इसको क्या कहा, अपने आप से खुद से बात करना। इन्होंने कहा है अहम, इन्होंने क्या कहा है तो याद रखिए, इन्होंने कहा है अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा, खुद से बात करने को जीन प्याजे कहते हैं अहम केंद्रित भाषा, जबकि लेओ वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, जबकि वाइगोत्स्की साहब हैं वो कहते हैं निज भाषा, माने खुद की भाषा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कहते हैं प्राइवेट, क्या कहते हैं, प्राइवेट लैंग्वेज कहते हैं इसको, और ये कहते हैं अहम केंद्रित भाषा, इगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो और वही सुनो। अपने आप से बात करती लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सच। जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया ना, जीन प्याजे ने सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बातें नहीं की बल्कि वाइगोत्स्की ने की है। भाई वाइगोत्स्की के सिद्धांत में है ना क्या कि बच्चे समाज से सीखते हैं, बच्चे समाज के साथ अन्योन्य क्रिया के द्वारा सीखते हैं। ये कौन कहता है, ये कहते हैं वाइगोत्स्की। जीन प्याजे तो ऐसी कोई बात ही नहीं करते हैं ना। जीन प्याजे कहते हैं खोजबीन, देखो उल्टा लिखा हुआ है, खोजबीन वाली बात किसकी है, जीन प्याजे की है। समाज से सीखने वाली बात किसकी है, तो आप कहेंगे लेओ वाइगोत्स्की की, तो गलत हो गया। जीन प्याजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या करते हो बच्चे अपनी मां के अनुकरण, गलत बात, बिल्कुल गलत है। जीन प्याजे के अनुसार लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या करने अहम केंद्रित विचार, गलत बात। देखो अब यहां पर ये सही है, जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं या इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, इगोसेंट्रिक, इंग्लिश में लिखा भी हुआ, जब आपको हम पीडीएफ देंगे उसमें देख लीजिएगा। इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, बल्कि उसी जगह जो हमारे वाइगोत्स्की ये कहते हैं निज भाषा, यानी क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं प्राइवेट स्पीच। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसको जबकि ये प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ये क्या कहते हैं और ये कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, चौथा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाइए, 19 नंबर देखो लिखा हुआ, लिखा है लिंग क्या है, तो याद रखिए कि लिंग क्या है, जैविक सत्ता है। याद रखिएगा ये क्या है, बायोलॉजिकल इंटिटी है। क्या है, इंटिटी है कौन, लिंग। भाई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है, जैविक रूप से बनाया गया है ना, न कि काम डिसाइड किए गए। तो बस ये बड़ी सहज गुण, सामाजिक संरचना कुछ नहीं है, ये सब गलत बात, शारीरिक संरचना कुछ नहीं। 20 नंबर आ जाए, लेओ वाइगोत्स्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देते हैं। देखो वाइगोत्स्की आ गया, ध्यान से सुनना, वाइगोत्स्की बात करेगा समाज की, ठीक,
और समाज में रहकर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सहयोग। अरे भाई, समाज में जब सहयोग करोगे तभी आप समाज के अभिन्न अंग बनोगे, और जब समाज के अभिन्न अंग बनोगे तभी तो आपका विकास होगा। तथ्यों पर आधारित गलत बात, वस्तु पर गलत बात, ये देखो सहयोगी प्रोजेक्ट है, यही सहयोग मानकीकृत गलत बात है। कहीं भी वाइगोत्स्की आ जाए हमेशा याद रखना, चाहे भाषा में आए चाहे जहां आए। इसने बस एक ही बात की है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो याद रखना बच्चे कैसे सीखते हैं, तो आप कहेंगे बच्चे समाज में इंटरेक्ट करके सीखते हैं। ठीक, अगली बात आ जाओ। अगली बात देखिए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कहता है, पर भैया क्या कहता है, ध्यान से देखो। कहता है अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। फिर देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहले बच्चे याद रखें, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हर एक पेपर में कम से कम 3 से 4 प्रश्न हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो फिर से आ गया, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, तो लिखा है टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड क्या करना चाहिए, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। थोड़ी ठीक बात है। बच्चों के लिए कठोर नियम जैसे आया, ये पहले गलत हो गया। फिर लिखा है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, मानकीकृत तरीकों से कोई भी बात यहां पर नहीं बनेगी। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर, फिर देखो अंक आ गए, ये भी गलत है। क्या सही है, एक बस एक है सही है। आप व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो आप पहले बच्चों से बातचीत करो, उनको जानो कि ये कैसे सीखता है, फिर उनके दृष्टिकोण को महत्व दो। बच्चा खुश रहेगा, बच्चा आराम से सीखेगा और आपका जो शिक्षण है वो बढ़िया सा हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। 22 नंबर की बात कर लेते हैं। 22 नंबर की देखो, अगर हम पहले बच्चे 22 नंबर की बात करें तो लिखा हुआ है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि केवल वर्ष के अंत में। बिल्कुल गलत बात है। वर्ष के अंत में आकलन हुआ तो ये तो आप तो करा रहे हैं कि भैया ये तो खच्चर वाला हो गया ना, वही बात। और आकलन अब क्या कहता है, कंटिन्यूअस एंड कोऑपरेटिव, यानी कैसा होना चाहिए, सतत और सहयोगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर, फिर देखो अंतर कर रहा है। मैंने क्या कहा था, अंतर कभी भी नहीं करना है, ना भी कभी तुलना करनी है। अंतर और तुलना आ जाए वो पहले ही गलत है। इससे विद्यार्थियों के भय और तनाव का गलत बात है। अरे भय और तनाव, देखो जितने ये नकारात्मक वर्ड हैं ये सबके सब बेकार होते हैं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि मिलती है। बिल्कुल सही बात है भैया। देखो आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपसे हम पूछते जाएंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक, और हमें भी बराबर फीडबैक मिलता रहेगा, प्रतिपुष्टि मिलती रहेगी। इसीलिए तो भाई ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब क्यों सफल कब होगा, इसका असेसमेंट सबसे अच्छा कब माना जाएगा, जब हम आपसे पूछें, आप हमको नियमित तौर पर बता पाए। तो याद रखिए, तो हम सतत बराबर करते चले जा रहे हैं ना, हमको समझ में भी तो बराबर आता चला जा रहा है कि बताइए भैया ये क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे सर जी ये आप सतत मूल्यांकन करते चले जा रहे हैं। 23 नंबर में आ जाइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका है। मैंने बताया था सुविधा दाता, या इसी को कहते हैं फैसिलिटेटर। क्या कहते हैं, फैसिलिटेटर, याद रखिएगा। सुविधादाता है, बाकी सत्तावादी नहीं, अधिनायक नहीं, अनुमति परक नहीं है, गलत बात है। याद रखना केवल सुविधादाता है बस। 24 नंबर की अगर हम बात करें, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम से। एक देखो अनुसंधान मतलब एक रिसर्च बताती हैं कि एक विविध कक्षा में, मतलब एक अलग कक्षा, विविध कक्षा का मतलब होता है डाइवर्स क्लासरूम, यानी जहां पर विभिन्न अधिगम क्षमता वाले बच्चे बैठे हैं, जहां व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे बैठे हैं। तो जो विद्यार्थी बैठे हैं उनके शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों के अधिगम में क्या होती हैं, कोई संबंध नहीं रखती। गलत बात है भाई। शिक्षक अगर पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ तो आशा रखता ही है, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, गलत बात है। एकमात्र निर्धारक होती है, गलत बात है। यही वाला सही है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है। आगे आ जाइए आप, आगे सुनिएगा।
25 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालय के भार को बढ़ा देगा। गलत बात है। विद्यालय को भार को काहे बढ़ा देगा? भाई विद्यालय में कुछ लदा है क्या? विद्यालय में कुछ सवार है क्या? और विशेष आवश्यकता वाले हैं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है। बिल्कुल सही बात है कि आप अपना दृष्टिकोण बदलें, उनके प्रति विषय वस्तु बदलें और धारणा का परिवर्तन करें। यही क्या करता है? आवश्यकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने से यही होता है कि आपके बच्चों को देखने का नजरिया बदल जाता है। भाई आप रोज 20 विकलांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दृष्टिबाधित को पढ़ा रहे हैं, उसके सामान्य भी बैठे हैं, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपको सब बच्चे एक समान नॉर्मल दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एक काल्पनिक लक्ष्य है, गलत बात। फिर लिखा हुआ है अक्षमता ना हो बच्चे हानिकारक हैं, ये भी गलत बात। बच्चे हानिकारक कब सुनने लगे? यही सही है। आगे आ जाइए 26 नंबर में। 26 नंबर क्या कहता है? विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है क्योंकि कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती। गलत बात है। गलत है क्योंकि यह अनिवार्य स्पर्धा। गलत बात है। गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न नहीं करती है। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। आप खुद ही बताइए, एक बच्चा पंजाबी फैमिली से आया है, एक बच्चा राजस्थानी से आया, एक बच्चा उत्तर प्रदेश से गया है। जब बहुत सारे प्रकार के बच्चे होते हैं तो आपस में क्या होता है? संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, आपस में भाषा का आदान प्रदान होता है, आपस में खान पान का आदान प्रदान होता है। तो ये भारत को ज्यादा मजबूत करेगा कि कमजोर करेगा? आप कहेंगे मजबूत करेगा। तो सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। क्लास जो है वो लास्ट अंतिम क्षणों की ओर चल रही है, जरा ध्यान देते रहिएगा। 27 नंबर प्रश्न। एक बच्चा सुनने में असमर्थ है। सुनने में असमर्थ बच्चा, ध्यान से सुनना, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे आवाज। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर बच्चा सुनने में असमर्थ है तो जरूरी थी ना कि पढ़ने में भी बेकार होगा। भाई सुनाई नहीं देता है, दिमाग अच्छा चलता होगा, मोटर स्किल अच्छी होंगी, बाकी सब चीजें अच्छी होंगी, हो सकता है हो, लेकिन अब तो आप उसको नेग्लेक्ट तो करेंगे नहीं। तो कहता है कि नियमित विद्यालय बहुत, वो सामान्य से विद्यालय में जहां हम सभी आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसको सुविधा, जैसे सुविधा का मतलब है उसको कान सुनने वाली मशीन मिल जाए, कुछ ऐसी सुविधाएं मिल जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी नहीं कर सकेगा। गलत बात है। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है भैया? उसको सुनाई ही तो नहीं देता है, यानी सुनने में असमर्थ है तो उसको डिवाइसेस दी जा सकती है ना। श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के विद्यालय में, गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि समावेशी शिक्षा का उल्लंघन है। यहां पर आप किसी भी, देखो टैग वर्ड क्या है, किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कभी भी आप किसी विशेष स्कूल में भेजने वाला ऑप्शन हमेशा गलत कर देना, क्योंकि वो गलत है। ठीक। केवल अकादमिक लाभ नहीं उठा पाएगा, ये भी गलत बात है। तो यही सही हो गया। ठीक है। आगे आ जाइए 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? बहुत तुनक मिजाज होता है। गलत बात है। रश्मि जैसे हाथ थपथपाना, अरे पागल थोड़ी ना होता है, वो प्रतिभावान है, मतलब टैलेंटेड ज्यादा है बस। आक्रामक, कुंठित ऐसा भी नहीं होता है। हाँ ये सही है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती, भाई उसको नॉर्मल चीजें आती हैं क्योंकि प्रतिभावान है। अब आपने बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण माने बहुत अधिक आपने ऐसी गतिविधियां नहीं रखी जिससे ज्यादा सीख सके, तो वो कम अभिप्रेरित अनुभव करता है, मतलब उसको लगता है ये तो आता ही है, फिर उबने लगता है कक्षा में। इसलिए सरकारों ने खैर ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छे विद्यालयों की व्यवस्था भी कर रखी है। ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? भाई जो प्रतिभावान होता है वो कोई झगड़ालू थोड़ी ना होता है, कुंठित भी नहीं होता है। हाँ बस इतना होता है कि विद्यालय में, जैसे विद्यालय में सारे सामान्य बच्चे बैठे हैं, वो ज्यादा प्रतिभाशाली है। आपने एक बार बताया, उसको समझ में आ गया, उसने सब कुछ कर डाला। अब लेकिन आप सब, जो कि आपको क्लास को लेकर चलना है, आप वही चीजें 4 दिन तक पढ़ाएंगे तो वो उबता है कि उसको तो आता ही है, तो बस ये चीजें हो जाती हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आप आज का। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावशाली अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अपने विद्यार्थियों के में प्रतियोगिता नहीं करानी, ध्यान रखना। ठीक। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़कर, बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने बार बार आपको बताया कि आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, आपके अगर रियल लाइफ से मैंने किसी भी एग्जाम्पल को जोड़ दिया तो वो सबसे अच्छी टीचिंग होती है। मैंने जो सीखा है प्यारे बच्चे, मैं आपको बताता हूं, मैंने हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही सीखा है।
मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने हर एक चीज को अपने जीवन से जरूर जोड़ा है और मैं आपको भी बताता हूं जीवन से जोड़ करके, ताकि आप सीखें। बाकी छोटी छोटी पुरस्कार देकर नहीं होता है, ड्रिल अभ्यास द्वारा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभ्यास कराएंगे वो रटेगा लेकिन फिर भूल जाएगा। अगर खेल खिला रहे हैं तो अभ्यास कराइए बार बार। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न, मैंने बीच में आपसे नहीं कहा है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे निष्क्रिय प्राप्त करता होता नहीं, बच्चा कभी भी पैसिव लर्नर नहीं होता है, याद रखिएगा। पैसिव नहीं करना है, सक्रिय रखना है। बच्चे समाधान करता होते हैं, बिल्कुल सही बात भाई। कोई समस्या समाधान कौन करेगा? बच्चा करेगा, क्योंकि देखो बच्चे को ऐसा माना जाता है, तो जैसा माना जाता है आप भी वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं भाई, प्याजे कह चुके हैं, लिटिल साइंटिस्ट, बिल्कुल सही बात है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चा छोटी छोटी चीज को नोटिस करता है, चौथा नंबर सही हो जाएगा। बी सी डी सभी सही हैं। आई होप आपको समझ में बात आई होगी। और भी बहुत सारे लेसन्स को देखने के, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए, बहुत सारे पेपर्स को देखने के लिए हमारा चैनल डियर लर्नर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं हूं शशांक तिवारी, आपसे विदा लूंगा। और सभी जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं सभी का बहुत ही स्वागत रहा है पूरी क्लास में। मैं चाहता हूं कि आप क्लास को बीच से छोड़ के ना भगें, पूरी की पूरी क्लास को ज्वाइन करें, जिससे आपको प्रश्नों के प्रति एक आपकी समझ बन सके। आपको कभी भी टैग वर्ड जानने, समझने, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार।